हेलो दोस्तों, आप सबका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बातें हिंदी की पर। तो जैसा आपको पता है कि हम UGC नेट 2000 जून 2025 के PYQ सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल 51 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, यानी 101 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे विद प्रूफ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 102 से आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड में से उद्धृत है। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो जून 2025 में HPSC स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 उषा और ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 103। इसमें काव्य आंदोलन को आरोही क्रम में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले हालावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता और एक कविता। जो हालावाद है वो 1935 ईस्वी से इसका माना जाता है कि हालावाद की जो शुरुआत है वो 1935, जो मधुशाला जो बच्चन सिंह की कृति है उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो प्रगतिवाद 1936 से माना जाता है, क्योंकि 1936 में युगांत लिखकर पंत जी ने युग की अंत की घोषणा कर दी थी और वहीं 1936 में ही प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था। और प्रयोगवाद 1943, नई कविता 1954 और एक कविता 1960, यानी जो श्याम परमार की पत्रिका है उस 1965 उससे एक कविता का जो दौर है वो शुरू माना जाता है 1960 के आसपास। और ये जो प्रूफ है हमें दृष्टि वाली गाइड में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। ये भी एक PYQ है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन नामवर सिंह का है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, यानी इजी टू मॉडिफाई। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है। इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी सी और बी सही है। बी यानी 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था। यह सत्य है। और सी, बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकन नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी और सी। और जो इसका मुझे प्रूफ मिला है वो दृष्टि वाली गाइड में है। यहाँ पर देख सकते हो हाईलाइट किया हुआ है कि 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया। और वहीं जो कैट मिलेट की जो पुस्तक है वो उसका नाम सेक्सुअल पॉलिटिक्स है, न कि
जो ऑप्शन ई में सुसान बेसनेट की पुस्तक का नाम दिया हुआ है। ये सेक्सुअल जो पॉलिटिक्स पुस्तक है वो किसकी है? कैटे मिलेट की। 106 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, यानी सबसे पहले अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, यही है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। उसके बाद बी, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। उसके बाद ई, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। उसके बाद एक, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें। उसके बाद सी, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। क्वेश्चन नंबर 107, भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त को इतिहास, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल की है, और जो इसका जो ये क्वेश्चन है वो एक PYQ है, वो ये बार बार रिपीट होता रहता है। 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट के एग्जाम में। और जो ये क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसकी भूमिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, खड़ी बोली के बारे में हमें सत्य असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। अकबर के समय में गंग कवि ने छंद वर्णन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये छंद वर्णन की जो कीर्ति पुस्तक है वो काव्य की नहीं है बल्कि गद्य की प्रथम पुस्तक है। और जो बाकी 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य कथन है। और ये आप देख सकते हो, आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। और ये मुझे दृष्टि वाली गाइड में इसका प्रूफ मिला है। आप देख सकते हो कि दृष्टि वाली गाइड से इस बार वाला जो क्वेश्चन है पेपर है वो लगभग इसी से कवर किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। और जो छंद वर्ण की महिमा है वो अकबर समकालीन है और गंग कवि इसके रचनाकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकबर के समय में गंग कवि ने यहाँ पर साफ मेंशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित कथनों के बारे में पूछा गया है। उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। तो मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताती हूँ कि इसका सही आंसर वो 4 है, क्योंकि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो महावृत्तांत के विरुद्ध है। यानी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके विरुद्ध उत्तर आधुनिकतावाद का क्या हुआ है, उदय हुआ है। और जो बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ईश्वर सर्वोपरि न होकर इसमें ये कहा गया है कि ईश्वर की तो मृत्यु हो चुकी है, और जो ईश्वर की मृत्यु से जो कर्म शुरू हुआ था मृत्यु का, उसने अंत में मानव की ही जान ले ली। सी नंबर इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्य का नकार है, ये बिल्कुल सही है। और जो उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई, इसमें
आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद का जो उदय है वो आधुनिकतावाद के से आगे का एक स्टेप है और ये हमें दृष्टि वाले गाइड में इसका प्रूफ मिला है। यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में जो कि जॉन लुटोर, सॉरी मुझे अभी इसके राइटर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसकी ये जो द फेमस पंक्ति है, अभी मेरे माइंड से वो नाम स्किप हो गया है, उन्होंने लिखा है कि जो अति सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिकतावाद को माख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। शायद इसका सॉरी फिर याद आएगा तो मैं आपको इसका वो जो ये किस राइटर की कोटेशन है मैं आपको आगे बता दूंगी, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया है। और यहाँ पर दरिदा ने भी दी एंड ऑफ द मैन में लिखा है कि मृत्यु का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ उसने अतः मनुष्य की ही जान ले ली। और जो जॉन दरिदा है वो विखंडनवाद और उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख कवि है। 110 ये दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछा गया है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें संघर्ष सर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो 4 है। संघर्ष सर्ग में मनु ने ये संबोधन ईड़ा को कहा है कि यह शाश्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी। क्वेश्चन नंबर 111 मैलांचल के बारे में हमें सत्य कथन का चयन करना है। मैरीगंज गांव का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि अपनी बहन के नाम पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी मेरी के नाम पर रखा है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 है यानी सी और डी है। पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये भी सही है, परंतु ऑप्शन में जो अल्टीमेट दिए हुए हैं उसमें इसका सहयोग न होने से इसको गलत मान लिया गया है। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें सी और डी बिल्कुल सही है और सी और डी और बी का कहीं पर सहयोग न होने से इसको करेक्ट आंसर से बाहर रखा है। यानी मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं। ये सॉरी ये गलत भी हो सकता है, या 16 या 12 वर्ण के लोग रहते हैं, इनमें से एक होगा। मेरे को ध्यान नहीं रहा है ये क्योंकि आजकल एनटीए बड़ी चालाकी से और बारीकी प्रश्न पूछता है क्योंकि हमने ये तो पढ़ा है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, पर अब मुझे भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर 16 वर्ण के हैं या 12 वर्ण के। अगर मेरे को ध्यान आता है तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, गाँव में प्रमुख 3 दल है, कायस्थ टोली, राजपूत और यादव टोली। गांव के अनुसार ब्राह्मण तृतीय शक्ति है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो ई ऑप्शन है वो इसलिए गलत है कि गांव के अन्य जाति के लोग अपना अपना अलग टोला बनाकर नहीं रहते, बल्कि ये जो तीनों प्रमुख जो दल है इन्हीं में आपस में बंटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 इसमें रचनाकारों को रचना के साथ मेल मिलान करना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री की जो रचना है वो बोधगानो दोहा जो बंगला भाषा में लिखी हुई है। राहुल शांकृत्यायन की पुस्तक हिंदी काव्य धारा, प्रबोध चंद बागची की दोहा कोश, डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह की जो रचना है वो लेसा मिस्तोकस। और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, द इजी क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसको रखेंगे क्योंकि ये बार बार रचनाएं पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी में कौन से कथन
इंस्पेक्टर माता दीन ने कहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, यानी ए, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। ये माता दीन जब चांद पर जाता है तो वहाँ पर ये कथन वो बोलता है। और जो कथन डी है कि हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, यह जो कथन है ये भी माता दीन का है। और ये जो ई ऑप्शन है कि आप बेफिक्र रहे पैक्टसा, मैं अपने मंकाल को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए, ये जो उसके नीचे जो अधिकारी है उसका ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 114, ये इजी टू मॉडिफाई क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर रचना और जो उनकी समीक्षा बहुत जो विद्वान है उन्होंने अन्य अन्य नामों से की है, तो उनकी जो रचना और जो समीक्षाकार है उनको बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जो चारुचंद्र लेख है उसकी समीक्षा ऑप्शन 3 यानी एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी ने की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, यानी जो चारुचंद्र लेख है वो 3 के साथ मिलान होगा। एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी की, जो मैला आंचल है वो ए हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमीचंद चैन। ऑप्शन सी अंधेरे बंद कमरे में इसकी जो समीक्षा की है वो दूसरों का नरक श्रीकांत वर्मा ने। और जट्ठा सच की ऑप्शन 2 के साथ इसका मिलान होगा। कवि दृष्टि का अभाव कुंवर नारायण। अगर हमें ये जूठा सच वारिदा फेमस है, अगर ये भी हमें पता होता तो इसका पूरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। एक क्वेश्चन नंबर 115, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है, यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी यानी दिल्ली दरबार दर्पण। कुछ लोग कंफ्यूजन से इसका आंसर भारतवर्षोन्नति भी लगाकर आए हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 116, ये द इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ। ऑप्शन ए शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामह की पंक्ति है। पद संगठना, ये आनंद वर्धन की पंक्ति है। धवन्यालोकलोचन, ये अभिनव गुप्त की रचना है। और रस मीमांसा जो कृति है वो रामचंद्र शुक्ल की है। यहाँ पर 2 ऊपर वाले हैं वो 2 सिद्धांत की जो डेफिनेशन दी हुई है, और जो 2 नीचे वाले हैं वो राइटर्स और उसकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी द इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी जो मोहनलाल महतो वियोगी की जो रचना है वो निर्माल्य है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो रचना है वो अपराजिता है, और ये प्रगति प्रयोग आभास के कवि है। और जो भगवती चरण वर्मा है उनकी जो रचना है वो मधुकण है। और जो नरेंद्र शर्मा की जो रचना है वो सूल फूल है। और ये हमें बच्चन सिंह वाली जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, चाहे दृष्टि वाली गाइड हो, हमें इजली यहाँ पर ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये देखो मोहनलाल महतो की जो रचना है वो निर्माल्या, रामेश्वर शुक्ल अंचल की अपराजिता, भगवती चरण वर्मा मधुकण और नरेंद्र शर्मा की सूल फूल।
क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पर ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी मार्क्सवाद से संबंधित सत्य कथन को पूछा गया है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ए और डी। मार्क्सवाद के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्धारित नहीं करता। ये इसलिए गलत है क्योंकि जो उत्पादन के साधनों का जो स्वरूप है वो सामाजिक संबंध को निर्धारित करता है, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी उसके रिश्ते भी उतने ही मजबूत होंगे। और ऑप्शन नंबर सी है वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कोट किया गया है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यह बतलाता है कि समाज की उत्पादन शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती है। तो जो उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, बल्कि वो अनिरंतर ऊपर नीचे जाती ही रहती है। और डी पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि जो सामंतवाद है वो पूंजीवाद की चरम अवस्था नहीं है, ये मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 119 द इजी क्वेश्चन है, और ये हमारे जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस लगा हुआ है उसी में ये बार बार पूछा भी जाता है, कविता क्या निबंध से। जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने किस उपशीर्षक के अंतर्गत कही है? तो ये उन्होंने सौंदर्य के अंतर्गत कही है। पहले ये पंक्ति देकर पूछा जाता था कि ये किस निबंध की पंक्तियां हैं, और इस बार इन्होंने ये पूछा है कि ये पंक्ति कौन सी उपशीर्षक के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पर रचना और रचनाकारों की जो कृतियां हैं उनको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी सबसे पहले हरिचरित्र लालच दास की, उसके बाद सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की, ये एक मुक्तक है, और उसके बाद कवि प्रिया केशव दास की रचना है, और उसके बाद बी प्रेम वाटिका रस खान की, और उसके बाद प्रेम सागर लल्लू लाल की, और ये खड़ी बोली में है, और ये आधुनिक काल के कवि है। और अगर हमें इतना ही ध्यान था कि क्योंकि जो बाकी कवि है वो भक्तिकाल और रीतिकाल के हैं, और जो लल्लू लाल है वो आधुनिक और रीतिकाल के जो मध्य में है वो आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 121 द इजी क्वेश्चन, और यहाँ पर कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है और उनकी जो स्त्री पात्र है उनको यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो एक, यानी जो सीता है वो दुलाई वाली से, किरण कानों में कंगना, चंदा राजा निर्वसिया, अनीता राही कानी की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 123 भाषा की विशेषताओं के संबंध में सही कथन पूछा गया है। भाषा पैतृक संपत्ता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि भाषा हमें पैतृक संपत्ता के रूप में नहीं मिलती, बल्कि हम जिस समाज में हमें जन्म लेते हैं वहाँ की भाषा को हम धीरे धीरे अर्जित करते हैं, यानी सीखते हैं। हमें जन्म से ही कोई भाषा नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। तो ये भी गलत है क्योंकि भाषा है वो
स्थूल से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर चलती है, क्योंकि पहले की जो भाषा थी हमें पता है वो इतनी विकसित नहीं थी, यानी अप्रौढ़ता अविकसित और प्रौढ़ता विकसित, और भाषा है वो धीरे धीरे ही विकसित होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भौगोलिक सीमा के बाद भाषा के स्वरूप में अंतर आ जाता है, जिसे हम बोली के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई, प्रत्येक भाषा की जो व्याकरणिक संरचना है वो समान नहीं है। जैसे अगर हम इंग्लिश की देखें तो वो वर्णात्मक भाषा है, अगर वही हिंदी की देखें तो वह है अक्षरात्मक भाषा है। उसके जो व्याकरण के जो नियम हैं वो हर भाषा के अलग अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो ये प्रूफ है हम में सरस्वती पांडे वाली जो बुक है वहाँ पर भी ये दिया गया है, और ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उसका बड़ा बाजार है। ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कृषि और कृषक, और ये भारत भारती की पंक्ति है वर्तमान खंड से। क्वेश्चन नंबर 124, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है वो रक्त से रक्तिमा। कुछ बच्चों को इस पर डाउट भी है, क्योंकि जो रक्त है वो संज्ञा शब्द है, पर मेरे हिसाब से ये जो रक्त है वो एक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि अगर हम कुछ इसको विशेषण भी मानते हैं, यह विशेषण न होकर शायद ही संज्ञा है। इसके अलावा विशेषण से, सॉरी मैंने इसको गलत बता दिया, इसका ऑप्शन 2 सही है, यानी जातिवाचक से भाववाचक। मैं भी तभी थोड़ा कंफ्यूज थी। जो जाति होती है वो मुनि से मौन, यानी मुनि एक जाति है, यानी जो मुनि लोग हैं उनकी एक जाति है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। और वहीं विशेषण से भाववाचक संज्ञा, रक्त से रक्तिमा। रक्त विशेषण हो सकता है, परंतु अगर रक्त है वो एक संज्ञा है, और यहाँ पर रक्तिमा भाववाचक संज्ञा, इस पर थोड़ा डाउट है। ऑप्शन सी, संज्ञा से विशेषण, ये राष्ट्र से राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक से अव्यक्तवाचक संज्ञा, ये कुरु से कौरव। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से काव्य पंक्ति या अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो इसमें हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो पंक्ति है वो सिलेबस की ही है और द फेमस पंक्तियां हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी एक नार पिया को भानी, तन वांगो सगरा जो पानी। उसके बाद एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, यानी इस ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ई, चाम बांस वाके नहीं नेक, हाड हाड में वाके छेद। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो सुनी सेज पियस लाई रे पिए बिनु घर मोर आजी, ये जायसी की पंक्ति है। और जो डी है वो भी आंगी जो लागी नीर में केंदो जलिया झारी, ये भी जायसी की नागवती बियोखंड की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें चीफ की दावत कहानी से दिए गए कथनों में से सामनाथ की पत्नी के कौन से कथन है, ये पूछा गया है।
जो इसका करेक्ट आंसर है वो 2 है, यानी ए और ई। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर भैंसक वहीं रहे, कल आ जाए। और ऑप्शन नंबर ई, जो भैंस सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, जब तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। बोलाराम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? तो ये है वो नारद और साहब, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें पूछा गया है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है उनके द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है आनंद कादम्बनी, ऑप्शन नंबर 4। और यह द इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये में जो ऑथेंटिक्स हमारी जो फेमस बुक्स है उनमें हमें ये इजीली मिल जाता है और दृष्टि वाली गाइड में भी है, चाहे हम शुक्ल में भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, बीजक में संकलित रामायणिया किस छंद में लिखी गई है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एनटीए ने इसका ऑप्शन 3 सही माना है, चौपाइयाँ, परंतु यहाँ पर ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही है क्योंकि जो बीजक है वो में जो रामायणिया है होती है वो पहले चौपाई और फिर दोहा में होती है। चौपाई में चार पंक्तियाँ होती है और उसके बाद एक दोहा दिया रहता है। और ये दृष्टि वाली गाइड है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। रामायणी संख्या 84, चौपाई दोहा छंद का क्रमबद्ध प्रयोग। आप अगर इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आप इस पर जो कबीर है पर सबसे ज़्यादा काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है और उनकी पुस्तक है एक कबीर 1941 या 40। आप उस पुस्तक अगर आपके पास है, अगर आप उसमें से अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक पुस्तक और भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास, वहाँ से भी आप इसका प्रूफ देख सकते हो आपको क्लेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्मयुग। क्वेश्चन नंबर 131, बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 132, यहाँ पर मीनो विश्लेषण से संबंधित कथन पर विचार करने को कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 यानी ए, सी और डी। यहाँ पर मनोविश्लेषण शब्द है वो अंग्रेजी के साइको एनालाइज का हिंदी प्राय है और सी फ्रायड का मानना है कि मनुष्य का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। और डी एडलर के अनुसार लिबिडो और काम वृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसके करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पर पद्मावत के बारे में रामचंद्र शुक्ल के कथन को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो संपादित जायसी ग्रंथावली है उसकी भूमिका से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो 4 है यानी डी
सबसे पहले जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। मैं आपको यहाँ पर जो 2 कोटि है वो ये पद्मावत के बारे में न होकर आखिरी कलाम के बारे में है, क्योंकि जो भूमिका है उसमें यहाँ पर जो रचना की जो तुलना वो पद्मावत से की गई है। उसके बाद बी, इसमें इस्लाम की महज़बी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉरी दोस्तों, बीच में एक कॉल आ गई थी। तो हम ऑप्शन बी पर की बात कर रहे थे कि ये जो कहा है वो इसमें जो बताया गया है कि इस्लाम की महज़बी किताबों के अनुसार क़यामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। तो जो क़यामत का वर्णन है वो पद्मावत में हमें देखने को नहीं मिलता। जो क़यामत का वर्णन है वो आखिरी कलाम जायसी की जो रचना है उसमें हमें मिलता है। तो हम इस प्रश्न को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पद्मावत दिया हुआ है। क्या पता एनटीए माने या ना माने, पर यहाँ पर पद्मावत की जगह आखिरी कलाम होना था। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई, किस प्रकार जल प्रलय होगा और सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा। उसके बाद सी, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे। उसके बाद ए, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर थर कांपेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, ये द इजी क्वेश्चन है और अंधेर नगरी से बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। जो ये पंक्ति है वो महंत की है और जो प्रथम अंक है उसी से ये पंक्ति उठाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा, फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। तो हम इस क्वेश्चन का अगर हमने नहीं पढ़ा है तो भी हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सही कर सकते थे, क्योंकि जो दीपक है वो प्रिय प्रतीक है महादेवी वर्मा का, और दूसरा यहाँ पर जो कोटेशन है उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें मुरझाने से रोक सकती, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर एक ही स्त्री राइटर है, बाकी 3 पुरुष राइटर है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो महादेवी वर्मा होगा। अब आप ये समझ भी गए होंगे इस क्वेश्चन को देखकर कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन तुक्के लगाकर भी सही कर सकते हैं। ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठों का क्रम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर वो 2 है। और हम इसको डिटेल से एक बार सारे चिट्ठों को देख लेते हैं। प्रथम चिट्ठा है वो बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा श्रीमान का स्वागत, तीसरा वायसराय का कर्तव्य, चौथा पीछे मत फेंकिए, 5वां आशा का अंत, छठा एक दुराशा, 7 विदाई संभाषण, 8 बंग विच्छेद, 9 लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो मैं आपको बता दूं जो ये प्रथम 8 है वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित कर कर लिखे गए हैं। जो 9 है वो लॉर्ड मिंटो का स्वागत, 10 मार्ली साहब के नाम, 11 आशीर्वाद, 12 शाइस्ता खान का खत 1, 13 शाइस्ता खान का खत 2 और 14 सर सैयद अहमद का खत, यानी टोटल
14 चिट्ठे हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। यह ऑप्शन ए, यह शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी है, यह बिल्कुल सही है। 2, आवारा मसीहा का जो प्रथम संस्करण है वो 1974 है। 3, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था। और जो पर्वों का क्रम है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो पर्वों का क्रम है वो इस प्रकार है, यानी दिशाहारा प्रथम पर्व, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा दिशा का अंत यानी दिशांत। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रथम पर्व है उसमें 18 भागों में उसको विभक्त किया गया है। जो दूसरा पर्व है उसको भी 18 भागों में विभक्त किया गया है। और जो तीसरा दिशांत है उसको 29 पर्वों में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो परिशिष्ट है उनकी संख्या 4 है। तो क्या पता अगली बार ये पूछ ले कि आवारा मसीहा में कितने परिशिष्ट दिए हुए हैं, तो उनकी संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें जो मैला अंचल में प्रयुक्त जो शब्द है उनका आज से यहाँ पर पूछा गया है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें दामुल होज का पूछा जा चुका है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 है, यानी हंसेरी, बलवा करने वाला दल, सॉरी क्या इसका, हाँ हंसेरी है वो, बलवा करने वाला दल, डोल डाल, नित्य क्रिया, कमस्कल, डमी कैंडिडेट, दामुल हौज, आजीवन कारावास। 139, पीयूषो कहू संदेशड़ा ही बुरा ही कल। ये पंक्ति द फेमस पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की, और ये नागवती वियोग खंड से ली गई है। और 1-2 सालों से नागवती वियोग खंड से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों हमने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करवा दिया है। पैराग्राफ वाले जो प्रश्न हैं उनको छोड़कर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हो तो आज ही हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।